मुशर्रफ दौर में हमें बहुत सख्ती काटी है, हमें फिजिकल टॉर्चर किया गया मॉडल टाउन थाने में, बहुत मारा जी। एक साहब होते थे, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहता हूँ ताकि उनकी फैमिली को पता हो कि वो कितने घटिया आदमी थे। उनका नाम था मेजर जनरल नदीम एजाज। ये वही साहब हैं जिन्होंने अकबर बुगटी को कत्ल कराने में और मुशर्रफ से लड़ाने में अपना रोल प्ले किया। लाल मस्जिद के जो घिनौना काम हुआ उसका भी ये शख्स जिम्मेदार है। मुझे नहीं पता दुनिया में अब है याद है या नहीं है। ये सैडिस्ट है, था या है मुझे नहीं पता। और ये ऐसे अफसरान कलंक का टीका होते हैं और उनको ये सवाब मुसलसल जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को फिजिकल टॉर्चर करवाया। मैं अकेला नहीं हूँ, बिलाल यासिन, हाजी इमदाद, मलिक रियाज हमारे जो MNA हैं, अब MP हैं इस वक्त, जावेद हाशमी साहब, ख्वाजा अहमद हसान, आफ्ताब असगर डार, अबैदुल्ला शेख हमारे MP होते थे, मनान शेख साहब के भाई, हम अबैदुल्ला शेख साहब के भाई मनान शेख, मनान साहब जिथोरो जेंटलमैन। मैं ये फिजिकल टॉर्चर करवाते थे हमें। मॉडल टाउन थाने में इन्होंने हाथ पांव बांध के मरवाया था। परवेज रशीद साहब के साथ भी तो शायद परवेज रशीद साहब को भी इसी ने टॉर्चर करवाया था। ये जनरल मुशर्रफ का रिश्तेदार था। परवेज भाई को 2 बार टॉर्चर किया गया है, ट्वाइस। तो मैं कोई नाम भूल ना जाऊं, यानी ये आदमी था कल्प्रिट खराब करने वाला। तो वो फिर इन्होंने हमें टॉर्चर किया बड़ा। पहले तो तोड़ने की कोशिश की बहुत, फिर इन्होंने टॉर्चर किया। राना सनाउल्लाह साहब के साथ भी, राना सनाउल्लाह खान साहब के साथ भी इसी ने करवाया था, इसी ने करवाया था। ये बड़ा गलीज आदमी था या है मुझे नहीं पता, लेकिन सवाब उसको बराबर जाना चाहिए जो उसने किया है। जी उस वक्त जनरल खालिद मकबूल जो थे वो कोर कमांडर थे। खालिद मकबूल साहब एक शरीफ आदमी है। उन्होंने बतौर कोर कमांडर और शायद गवर्नर भी थे वो, हाँ थे, उन्होंने अपोज किया, लेकिन उन्हें पता बाद में लगा। लाहौर पुलिस ने बहुत अपोज किया, लेकिन ये शख्स अपना काम कर गया था। तो बड़ा मारा जी उन्होंने, मार मार के सारा जिस्म काला कर दिया। ये बाकायदा तौर पे फिजिकली आप मार की बात कर रहे हैं, जिसे मतलब कि बाकायदा मार कहा जाता है। हाँ जी, हमें पता था मैं मारेंगे। मुझे नहीं पता था, हाशमी साहब को पता था। अच्छा, हाशमी साहब को पता था। वो बताते थे कि मैं जब कहते थे मेरी वालदा डेथ बेड पे थी। अच्छा। तो वो मेरा इंतज़ार कर रही थी, जेल लंबी थी उनका, वो हमने किडनी ट्रांसप्लांट कराया हुआ था, वो मेरा इंतज़ार करती रह गई। तो मैं जेल में ही था। वो एक ज़मानत ख़त्म होती थी, एक ज़मानत होती थी, दूसरा केस, दूसरा होता था, तीसरा, 10-12 बार हो गया था। 10-12 बार ज़मानत हुई और दोबारा फिर केस। तो वालदा मेरी ब्रेक हो रही थी बेटे का इंतज़ार करते 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 करते। मुझे रात को डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल में आए। ये बताना ज़रूरी है इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने फैसला किया कि आप पैरोल पे चले जाएं रात के 10:30 बजे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आपकी वालदा जो है वो बीमार है। तो मैं जब वालदा के बारे में सलमान से चेक कराता था बाहर से, तो कहता था ठीक है, वो गलत नहीं था। हाँ जी। तमीना आपा कहती थी, तमीना दौलताना साहब, वो भी जद्दोजहद का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है उस दौर में। वो कहती थी कि शी इज़ ऑन डेथ बेड। सलमान के नहीं, तमीना आपा को नहीं पता, मैं सारा वक्त पास होता हूँ। तमीना आपा ठीक कह रही थी, सलमान गलत कह रहा था। खैर उसने मुझे कहा, तो मैंने उसे कहा कि, उसने कहा आप अभी जा सकते हैं। मैंने कहा मैं नहीं जा सकता। इसका तरीका क्या पैरोल का? उसने कहा वो लिख के एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं रिक्वेस्ट करनी। वो चला गया। वो मेरी ज़िंदगी की जेलों में सबसे सख्त रात थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इतना काम सीरियस है कि गवर्नमेंट मुझे छोड़ने पे आ गई है, मुझे लिख के नहीं देना मैंने। तो नमाज़ फजर के बाद वो दरवाज़ा खुलता था थोड़ी देर के लिए, तो वो खुला, तो वो हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे, तो वो मैंने पुश किया दरवाजे को, खोला उसको ज़बरदस्ती, यानी वो उन्होंने खोला था थोड़ी देर के लिए सफाई के लिए। मैं निकल गया बाहर, तो मैं, हाशमी साहब दूसरे एंड पे थे कोट लखपत जेल के, तो मैं उनके पास गया क्योंकि सीनियर मोस्ट वही थे। उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल फ़ौरन जाओ पैरोल पे, माँ तो वापस नहीं आएगी। तो मैंने कहा हाशमी साहब मैंने डायरेक्शन लेनी थी, मैं तो खुद फैसला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं तुम्हें इजाज़त है, जाओ तुम। मैं फिर आ गया सेल में। अब मैं शर्म का मारा किसी को कहूँ ना कि मैं जाना चाहता हूँ। माँ भी मुझे, माँ की कशिश, यार ये ना हो मैं मिल ना सकूँ। अगली रात वो फिर कोई 11 बजे के करीब आ गया डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल। उसने कहा जी आपने क्या सोचा है?
मैंने कहा मैं चला जाऊंगा लेकिन लिख के नहीं दूंगा, मेरे वकील के पास आप उससे रब्ता करें। मुझे ब्रिगेडियर जाज शाह साहब होम सेक्रेटरी थे, वो बताते हैं कि वो हमें पता लग गया था कि आपकी वालदा अब सफ़र आखिरत पर हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने काफ़ी एफर्ट की कि आपको छोड़ दिया जाए, एक बड़ा अरसा हो चुका था, टॉर्चर भी हो चुका था, उन्हें पता था सारा, ठीक कहते होंगे वो। तो वो बहरहाल जी फिर अगले दिन मैं रिलीज़ हुआ, मैं सीधा ये शेख जायद हॉस्पिटल गया वालदा के पास, तो वो कोमे में जा चुकी थी, तो फिर उनसे बात नहीं हो सकी। फिर कभी कोमे से 4 दिन बाद फिर वो अल्लाह को प्यारी हो गई, तो फिर वो बात ही नहीं हो सकी। अब आप बताएं हमारी नुकसान कौन पूरे करेगा। लेकिन एक और बात भी है कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए मैसेज है, ये आखिरी मैसेज भी आपका, और जो स्ट्रगल करने वालों के लिए, उनको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे वालिद का खून बहाया गया जब वो 46 के थे, मैं 10 साल का था और भाई मेरा 7.5 साल का था। तो क्या मैं ये सेव देता कि उसका बदला पूरी पीपल्स पार्टी से लें, या उसकी जिम्मेदारी आज की पीपल्स पार्टी पे आयद करें? नहीं कर सकते। और जो कुछ फिर बाद में पीपल्स पार्टी ने भुगता, उसके बाद क्या बचा बाकी? तो वो नफ़रत लेके आप नहीं चल सकते। एक तो ये पैगाम है। तो अगर आपने मुल्क के मुफाद में चलना है तो फिर आपको अपनी नफ़रतें और अपनी तलखियाँ पीछे फेंकनी पड़ती हैं। इसी तरह जो कुछ हुआ है जनरल मुशर्रफ के दौर में, जितना जुल्म हुआ है मुस्लिम लीग नून के साथ, तो अगर उस जुल्म का बदला लेने हम चल निकलते, यूनिफॉर्म में आके फ़ौजी बेइज्जती करते थे हमारी, जेलों में आते थे। मॉडल टाउन थाने में मेजर सैफ साहब होते थे, पता नहीं कहाँ हैं अब, वो जनरल नदीम एजाज जो उस वक्त ब्रिगेडियर थे, उनके फ्रंट मैन थे, वो ये सारी बदमाशी करते थे। तो ये 2 या 4 आदमियों का काम था। हम इसकी ज़िम्मेदारी उस वक्त भी हमने पूरे अदारे पे आयद नहीं की थी। अभी मैंने आपको जनरल खालिद मकबूल साहब का बताया, और भी बहुत से फ़ौजी अफसर थे जो इस सोच के नहीं थे, पॉजिटिव सोच के थे, कभी उनकी सुनी जाती थी कभी नहीं। तो क्या पूरे अदारे को उसकी सज़ा देते? मैं इसी कैंटोनमेंट से 1 या 2 बार नहीं, कई बार MP और MNA बना हूँ, सारी अपोजिशन काटी है। हमें तो कभी ख्याल नहीं आया कि हमने कोर कमांडर हाउस या कैंटोनमेंट का जो हसास इलाका है वहाँ से एहतजाज करते हुए भी गुजरना ही, क्योंकि फ़ौज की अपनी हुर्मत है। तो मैं ये PTI वालों को ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब पकड़े गए थे तो आप एहतजाज करते, लेकिन किस हकीम ने मशवरा दिया था कि आप जाके कैंटोनमेंट पे हम दवा बोल देते, या फ़ौजी तनसीबात पे, या जहाँ हसास अदारों के दफातर थे वहाँ जाके आप इस तरह करते? आपने अपने आप को भी मुसीबत में डाला, आपने फ़ौज को भी आजमाइश में डाला, और सियासत को भी आपने पल्यूट किया, और एक अजीब वो पंजाबी के अंदर कड़मास पैदा हो गया है। तो सियासत में दिल बड़ा करना पड़ता है। अब मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा इस मौके पे कि इमरान खान साहब जेल में, मैं उनका कैदी रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, आई वॉज द ओनली वॉइस इन कैबिनेट उस आदमी के हक में जिसने मुझे जेल में डाला, जिसने मुझ पे इलेक्शन रिग करने का झूठा इल्ज़ाम लगवाया। अब तो उन खुद को भी पता सबको कि हमने झूठ बोला था, तब भी पता था। तो मैंने कैबिनेट में कहा कि ये तरीका पकड़ने का ठीक नहीं था, क्योंकि किसी भी साबिक वज़ीर आज़म के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। और भी बहुत कुछ कहा, मेरी उस वक्त की कैबिनेट को पता है, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी पता है, ये मेरी एक राय है। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि PTI एक दौरे इब्तला से गुजर रही है, और वो ये मुतालबा करते हैं कि उनके हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि उनका मैंडेट जो है वो उनको नहीं लेने दिया गया। ये एक तरफा ट्रैफिक नहीं है। बतौर एक सियासी तज्ज़ियाकार के और एक पुराने सियासी कारकुन के, मेरा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि ये कहानी और ये ऑडिट, इनफैक्ट ये ऑडिट जब भी शुरू हुआ, ये 2011 से शुरू होगा। इसमें 126 दिन का धरना भी आएगा। इसमें COD के बाद जो एक ठहराव आया था पाकिस्तानी सियासत में, उसको पारा पारा करने की बात भी होगी।
इसमें एजेंसियों, इस्टेब्लिशमेंट और जजेस के साथ मिलके और ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं इनके साथ मिलके, मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों के साथ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने की साजिश का जिक्र भी होगा। फिर 2018 का इलेक्शन चोरी करने का जिक्र होगा, आरटीएस सिस्टम बैठने का जिक्र आएगा, हमारे लोगों को प्रेशराइज करके टिकट वापस करवाने का और उन्हें किडनैप करके और जहाज़ों में भर के लाने का जिक्र आएगा। जो सारा कुछ मोहतरम इमरान खान साहब को लार्जर देन लाइफ बनाने के लिए किया गया और एक देवता बना के पेश किया गया, जो कि वो देवता थे नहीं ना हैं। अब आज जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है पीटीआई के साथ, उसकी तफसील में जाए बगैर बदकिस्मती से ही उनका अपना बोया हुआ है। अगर वो ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों तो वो, मैंने पहले भी कहा है कि वो मारपीट से ठीक नहीं होनी। जो भी हम में से चाहता है कि चीज़ें ठीक हों, उसे अपने पहले गुनाह और गलती का एतराफ़ करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप कहानी आज से शुरू कर दें और पीछे जो किया आपने वो आप उसको फरामोश कर दें। मैं तो इस निज़ाम का हिस्सा ही नहीं हूँ और आपको अच्छे से पता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इस निज़ाम का हिस्सा नहीं हूँ, अपनी खुशी से बल्कि कहना चाहिए। लेकिन जो जिसने किया है वो उसकी ज़िम्मे आएगा। ये नहीं हो सकता। मुझे सोशल मीडिया पे देखता हूँ लोग, जब मैं ज़रा बात हट के करता हूँ, सारा मैं हट के बात करता हूँ, जब कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं उस पर तनकीद भी करता हूँ और मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। मैं एक आज़ाद आदमी हूँ, इसीलिए मैं कैबिनेट में नहीं गया कि मेरी आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। सबको पता है इस बात का। मेहरबानी है कि पार्टी की आदत की कि मुझे 12 उन्होंने मेहरबानी किया, कहा है। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता था कि मुझे अपनी जो बात करने की आज़ादी है, जब आप कैबिनेट मेंबर होते हैं तो बात नहीं कर सकते ना, कैबिनेट में बात करते हैं। तो मैं एक आज़ाद आदमी हूँ, ना एमएनए हूँ, ना कोई ओहदा है पार्टी का मेरे पास, और ना मैं किसी काबीना का हिस्सा हूँ। मुस्लिम लीग नून का हिस्सा तो मैं हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक तरफा ट्रैफिक चलाए पीटीआई। मुझे भी अफसोस होता है बाज़ औक़ात, और बहुत होता है बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट भी देता हूँ कि अपनों से गालियाँ खा रहा होता हूँ सोशल मीडिया पे। मुझे शौक़ नहीं है गालियाँ खाने का, लेकिन जिसे दुरुस्त समझता हूँ उसे कहता हूँ। लेकिन अगर आपने 2024 के इलेक्शन का जिक्र करना है और आप उसका ऑडिट चाहते हैं तो ये 18 से 24 पे आएगा। जो आपने बोया था वो आपने काटा है, ना बोते कभी भी ना काटते। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, 4.25 साल तो वो स्नैच किए गए हैं नवाज शरीफ से। 18 का इलेक्शन जबरन धांधली से हरा के जो नवाज शरीफ के 4.25 साल थे, सिर्फ 4.25 नहीं है, ये खेल पहले शुरू हो गया था। 17 और 18 के जो साल थे